गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। पिछले वीडियोस में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल को हम पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने देखा था कि क्यों नरम दल, क्यों, इनकी कार्यशैली क्या है ना, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे और इनकी प्रमुख मांगे क्या थी, इनका सामाजिक आधार, उपलब्धियां, कार्यशैली, सीमाएं, सुरक्षा, वाल्व का सिद्धांत, इनके ऊपर टैग लगता है। तो इस बारे में भी हम इस पे बात करेंगे अभी। ठीक है। आप सबको याद है पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया गया था? एक बार सब लोग लाइव हो तो प्लीज कमेंट कर दें। देखिए, कोई पूछ रहा है समाजवाद। जब आप समाजवादियों के बारे में पढ़ेंगे तो अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, यानी आज़ादी की लड़ाई की गतिविधियां जो लड़ी गई, केवल भारत के मंच पर नहीं लड़ी गई, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा इसे अलग अलग महादेशों से भी समर्थन हासिल हुआ। इस तरह का भी एक डायरेक्शन रखना होता है पढ़ने में। कोई भी पूछ रहा था हमसे, आज़ाद हिंद फौज इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, ये सभी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। तो नरमदलीय नेता मैक्सिमम लंदन में ही रहते थे। उनकी कार्यशैली के कारण कई जो युवा नेता थे उनकी बड़ी आलोचना करते थे। कोई कहता था ये बेगिंग पॉलिटिक्स है, भीख मांगने वाली नीति है। कोई कहता था ये 3 दिनों की तमाशा है। ठीक है। कोई कहता था ये अशिक्षित, सो कॉल्ड पढ़े लिखे नहीं, बल्कि अशिक्षित लोगों का ये राष्ट्रीय मेला है। कोई तमाशा कहता था, कोई नौटंकी कहता था, कोई मेला कहता था, कोई भिखमंगी नीति कहता था इनकी कार्यशैली को। ठीक है। और कांग्रेस के नेता ही इनकी आलोचना करते थे। क्योंकि पहले 20 वर्ष में एक 1892 के सुधार अधिनियम के अलावा पहले 20 वर्ष में सरकार से इन्हें कोई महत्वपूर्ण रियायत नहीं मिली। समझ रहे हैं आप? न तो ये जनता को जोड़ पाए, न युवा को जोड़ पाए। अब आलोचना भी देखेंगे इनकी सीमाओं में। फिर भी इनकी उपलब्धियों का आकलन होता है। कहते हैं कि भाई हमने मंच बनाया तभी तो उस मंच का उपयोग आगे किया गया। हमने एक नेतृत्व की स्टाइल को डेवलप किया कि भाई जो भी नेता, उसको देश स्वीकार्य करे। वरना बनर्जी बहुत बड़े नेता हैं बट इंडियन एसोसिएशन के नेता है। रनाडे महत्वपूर्ण नेता है बट पुणे पूना सार्वजनिक सभा के नेता हैं। रनाडे को कोई बंगाल में स्वीकार नहीं करेगा उस तरह से, न बनर्जी को कोई बॉम्बे में स्वीकार करेगा। कांग्रेस ने वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे लोगों ने एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू किया। तभी ये अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर पाएगा, धारण कर पाएगा। तो दोनों तरह की बातें होती रहती हैं। तो प्रमुख मांगे, इसके साथ ही कार्यशैली, ठीक है, उनका उद्देश्य, कार्यशैली को भी लेकर के इनकी आलोचना होती है। इसी के आधार पर सोशल बेस की चर्चा होती है। प्रारंभिक कांग्रेस का सामाजिक आधार, गरम दली कांग्रेस का सामाजिक आधार और गांधीवादी कांग्रेस का सामाजिक आधार, तीनों को मिला देंगे तो पूरा सोशल बेस का एक व्यू बन जाएगा। ठीक है। किन किन लोगों ने कब कब कैसे कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिया। ठीक है। लिखो आप जरा सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कांग्रेस के नरमदलीय चरण को, कांग्रेस के नरमदलीय चरण को मध्यवर्गीय चरण कहा जाता है। मध्यवर्गीय चरण कहा जाता है। देखिए, प्रारंभिक 20 वर्षों में ज्यादातर नेता एवं कार्यकर्ता, नेता एवं कार्यकर्ता जिनकी सक्रिय भूमिका कांग्रेस में देखी गई, उनकी पृष्ठभूमि
शहरी थी। इनका संबंध शिक्षित वर्ग से था। शिक्षित वर्ग से था। देखिए, वकील, पत्रकार, शिक्षक जैसे लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। शिक्षक जैसे लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। तो कांग्रेस को मध्यवर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा हमने बताया, 72 में 39 लोग तो केवल वकील ही थे। तो जो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट ऐसे ही लोग सक्रिय हैं। संख्या घटती बढ़ती रहती है। 1248 करके कार्यकर्ता प्रतिनिधि इसमें आए थे, तो अलग अलग बैठक में अलग अलग संख्या होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में, मध्य वर्ग में ही लिखो कि कांग्रेस की मांगों एवं कार्यशैली से भी मध्यवर्गीय झुकाव दिखाई पड़ता है। कांग्रेस की मांगों एवं कार्यशैली से भी मध्यवर्गीय झुकाव दिखाई पड़ता है। सिविल सेवा जैसे सिविल सेवा कॉमा विधायी परिषदों कॉमा प्रेस, सिविल सेवा, विधायी परिषदों एवं प्रेस इत्यादि से संबंधित मांगों का संबंध मुख्यतः मध्य वर्ग से था। ठीक है, लिखें प्रार्थना, प्रार्थना अपील, प्रार्थना अपील, अखबारों में लेख जैसी कार्यशैली भी इन्हें मध्यवर्गीय श्रेणी में स्थापित करती है। मध्यवर्गीय श्रेणी में स्थापित करती है। तो मांगों के कारण भी, कार्यशैली के कारण भी, चूंकि आम लोगों को लेकर चल नहीं रहे हैं, बंद कमरे की राजनीति हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति हो रही है पूरी तरीके से, इसीलिए भी इसको मध्यवर्गीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शहरी पृष्ठभूमि के कारण, लोगों की भागीदारी के कारण। क्यों कहा जाता है? इनकी कार्यशैली के कारण, इनकी मांगों के कारण। अगला पॉइंट लिखो, हालांकि हालांकि कांग्रेस की मध्यवर्गीय प्रकृति कांग्रेस की भूमिका पर कोई कलंक नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, बल्कि विश्व में कहीं भी आधुनिक परिवर्तन में मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। आधुनिक परिवर्तन में मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। दुनिया में कहीं भी बदलाव होगा ना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, अभी बहुत इतिहास पढ़ना है हमें, हर जगह मिडिल क्लास आ जाएगा। लिखे संस्थाओं की स्थापना, इसे में लिखे तथा नेतृत्व प्रदान करने में, संस्थाओं की स्थापना तथा नेतृत्व प्रदान करने में यह वर्ग अग्रणी रहा है। ठीक है, संस्थाओं की स्थापना में, लीडरशिप में ये हमेशा आगे रहा है। इसी में लिखें नरमदलीय चरण के पश्चात भी कांग्रेस पर मध्य वर्ग का प्रभाव बना रहा। हालांकि कांग्रेस के
सामाजिक चरित्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। ठीक है। आगे भी मध्य वर्ग का इम्पैक्ट जितने लीडर होंगे, बट कांग्रेस में केवल मध्यवर्गीय नहीं होंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्लास बेसिस ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, पूछे जा रहे हैं 4-5 वर्षों से यूपीएससी में। तो हमने कहा था लोगों की भूमिका ही नहीं पढ़नी होती हमें आज़ादी की लड़ाई में, उसका विश्लेषण है। एक विश्लेषण का एक और पक्ष है इसका, लिखें अभी नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो। हालांकि हालांकि नरमदलीय चरण में मध्यवर्गीय चरित्र के बावजूद आम लोगों से संबंधित मुद्दों को भी महत्व दिया गया। जैसे भू राजस्व की दरों को कम करना, तथा नमक कर में कमी की मांग कर देने। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा का भी ले सकते हैं, स्वास्थ्य का भी ले सकते हैं। पहले चरण में भी आम लोगों के मुद्दों को भी ये महत्व दे रहे हैं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन महत्व ये दे रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें इस चरण में आम लोगों को लेकर जन आंदोलन संगठित न करने के पीछे कांग्रेस की यह भी सोच थी कि जनता अभी परिपक्व नहीं है। और सरकार कठोरतापूर्वक आंदोलन का दमन कर सकती है। अतः अभी प्राथमिकता है अखिल भारतीय संस्था का निर्माण, राष्ट्रीय मुद्दों की पहचान एवं लोगों को जागरूक व प्रशिक्षित करना। ठीक है। तो इसमें दो एंगल हमने लिया। एक तो पहले हमने क्या बताया कि मध्यवर्गीय होना कोई कमजोरी नहीं है, दुनिया में कहीं भी ये हुआ है। दूसरा, ऐसा नहीं था कि इन्होंने आम लोगों के मुद्दों को महत्व ही नहीं दिया। तीसरा, इनकी कुछ सोच थी कि अभी संस्था बनाने की जरूरत है, कार्यशैली तय करने की जरूरत है। यदि हम आंदोलन को संगठित करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ जाएं, सरकार दमन कर दे या भटकाव के शिकार हम हो जाएं। ठीक है। लेकिन इन आधारों पे फिर भी कांग्रेस की आलोचना होती है। जब हम आलोचना पढ़ेंगे अभी तो हम कहेंगे कि भाई आम लोगों को नहीं जोड़ पाए, युवाओं को नहीं जोड़ पाए, बट इनके पीछे ये इनकी सोच कार्य कर रही थी। क्लियर है सभी? तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, कांग्रेस के मध्यवर्गीय क्यों कहा जाता है और उसको कैसे देखा जाए और विश्लेषण कैसे किया जाए उसका। ठीक है। तो ये तो ध्यान रहेगा सभी को। हम लोग नरमदलीय पढ़ रहे हैं। किसका नरमदलीय पढ़ रहे हैं? कांग्रेस का। नरमदलीय क्यों कहते हैं तो क्लियर हो गया सभी को, है ना सभी को? ठीक है। तो शैली क्या अपनानी है? नरमदलीय, आप लोगों को भी कभी भी लाइफ में। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमुख नेताओं का नाम ध्यान रखेंगे आप। शुरुआती दौर में कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़कर चलना, मुद्दों को तय करना, संस्था बन जाए। अभी आंदोलन का उद्देश्य भी नहीं है।
प्रमुख मांगे क्या हैं, राजनीतिक प्रशासनिक मांगे क्या हैं, उसकी एक लिस्ट हमने बता दी। आर्थिक मांगों की एक लिस्ट आ गई, अन्य मांगों की, सामाजिक धार्मिक मुद्दों की ये टच नहीं करते थे। भारत में कैसे काम कर रहे हैं, बैठक प्रस्ताव, लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं ये संस्था। चुनाव करते थे अध्यक्ष का, कभी कभी चुनाव को लेकर के प्रतियोगिता होगी, गांधी जी भी चुनाव में हारेंगे, उनके उम्मीदवार भी कभी हारेंगे, ठीक है। स्वीकार करते थे लोग इस चीज़ों को, ठीक है। कांग्रेस में ऐसा होता था, चुनाव होता था, लोग विरोध करते थे, मतदान होता था। तो जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं ने जो परंपरा रखी, प्रार्थना समाज, उन्होंने सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर परंपरा रखी, तो उन्हीं लोगों ने राजनीतिक मुद्दों पर उसी आधार पे अपनी संस्थाओं का संचालन। तो कांग्रेस की स्थापना कोई एकाएक नई घटना नहीं है, नई शैली नहीं है। राम मोहन राय की शैली क्या थी, यही उदार नरमदली शैली थी। वो भी तो अपील करते थे, प्रार्थना करते थे। भाई नरमदलीय जो कांग्रेस है, सामाजिक धार्मिक सुधारों की कार्यशैली का राजनीतिक रूपांतरण था, है कि नहीं। जैसे मान लो हमने एक स्टेटमेंट रख दिया, सामाजिक धार्मिक सुधारों की कार्यशैली थी, उसको पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। ये पीछे आप उनकी भी कार्यशैली देख रहे हैं। आप बात समझ में आ रही है सभी को। ये जो रुक करके मैं कड़ियाँ जोड़ता रहता हूँ, यही सब आपके सवाल होंगे एग्जाम में, या इसी तरीके का सवाल होगा। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, किस्मत जब सरल रहता है, ठीक रहता है, तो बताओ क्या मांगे थी इनकी। कभी ऐसे भी सवाल होते थे, यार हो सकते हैं अभी भी। अभी ऐसे सवाल की थोड़ा सा उम्मीद कम है, क्योंकि पढ़ाने के बाद अक्सर थोड़ा सा पीछे और आगे की कड़ी को हम जोड़ते रहते हैं, ताकि आप एक ओवरऑल व्यू बनाइए इसका, और इसमें मज़ा भी आएगा, कहानी जैसी बन जाएगी आपकी। अच्छा ऐसे ऐसे देखा जाता है इसको। पूरे राम मोहन राय की शैली को देखो और इनकी शैली को देखो। वो भी तो कह रहे हैं उच्च पदों पर भारतीयों को लाओ, न्यायिक पदों पर भारतीयों को लाओ, ठीक है। तो आप जो सुधारक थे, उनके कमोबेश जो मांगे थी, उनकी जो शैली थी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों में महादेव गोविंद रनाडे भी हैं। कांग्रेस सामाजिक मुद्दों को नहीं उठा रही है, एक विवाद भी चल रहा है, उठाएं कि ना उठाएं। सरकार डफरिंग इस समय वायसराय हैं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो बार बार कांग्रेसी नेताओं पे कह रही है कि आप सामाजिक मुद्दों को उठाइए, आप राजनीतिक मुद्दों को नहीं। और यूं कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक मुद्दों को उठाओ, सामाजिक नहीं। उस डिबेट को हम देखेंगे लास्ट में, वो डिबेट क्या था, ठीक है। तो रनाडे ने क्या किया था कि 87 से 1887 से जब तीसरी बैठक हुई थी, जब कांग्रेस की बैठक समाप्त होती थी, उसी मंच पे नेताओं से कहते थे, जो लोग बात कर सकते हैं तो आइए हम लोग सामाजिक मुद्दों पे बात। इसको राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन कहा गया। इसमें कई बार, चूंकि रनाडे ज़्यादातर हिंदू नेता थे, तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुरीतियों पर चर्चा होती थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका पुरजोर विरोध किया, और उनके विरोध का कारण है कि 1895 से परंपरा बंद हो गई, कि भाई आप छोड़ दीजिए इस सामाजिक लोगों के ऊपर, जो धार्मिक लोगों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कांग्रेस के मन से राजनीतिक जो है मुद्दों की बात करें। इसमें एक ये भी डर होता था कि हम सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे तो रूढ़िवादी लोग विरोधी हो जाएंगे, मास मूवमेंट करेंगे तो मास में कौन आएगा, युवा आएगा, मास में कौन आएगा, तो कभी किसान आएगा, मजदूर आएगा। मजदूर यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो पूंजीपति नाराज हो जाएंगे, उद्योगपति नाराज होगा, किसानों को नहीं कर पाए तो जमींदार वैसे ही विरोधी हैं, महाजन व्यापारी। अभी टारगेट है जो अंग्रेजों के साथ है, उसको यदि न्यूट्रल बना सके तो अच्छी बात है, अपने साथ जोड़ सके तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बट शुरू से कोई बड़े शत्रु के रूप में उनको मत खड़ा करिए, आप टारगेट करिए। आप विरोधी तो हैं, बट थोड़ा संभल करके चलना है। और एक दौर ऐसा आएगा गांधीवादी चरण में, जब गांधी जी के प्रयासों से, देश के लोगों के प्रयासों से इतनी ज़्यादा जागरूकता आ जाएगी कि जहां हर जगह निर्भीक होकर गांधी जी और तमाम नेता, ठीक है, जमींदारों को चुनौती देंगे, और दूसरे, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव होगा कांग्रेस के अंदर। 40 के दशक तक आते आते जमीन लैंड रिफॉर्म की बात होगी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग होगी, बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। उद्योगपतियों को समझाया जाएगा, उद्योगपतियों के चरित्र में काफ़ी बदलाव आ जाएगा समय के साथ। जैसे हमने कल कहा भी था कि पूंजीपतियों की भूमिका भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनकी भूमिका का भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब फैक्टर भी रहा है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, विश्लेषण में कार्यशैली को, सामाजिक आधार।
अब उपलब्धियों में कुछ ठोस तो है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा लिख लें। उपलब्धियां नरम दली कांग्रेस की, उपलब्धियां, पहला पॉइंट लिखो, समकालीन परिस्थितियों में, समकालीन परिस्थितियों में अखिल भारतीय संस्था की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्योंकि क्षेत्रीय निष्ठा की धारणा प्रबल थी, क्षेत्रीय निष्ठा की धारणा प्रबल थी। लोग कितने भी आधुनिक थे, बट क्षेत्र विशेष के प्रति अभी भी वो, तो उस समय में एक मंच का बनना ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखो, समकालीन समाज में, समकालीन समाज में कांग्रेस एवं आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना, नेतृत्व प्रदान करना, अखिल भारतीय नेतृत्व का उदय, नेतृत्व का उदय, कामा देश के विभिन्न क्षेत्रों क्षेत्रों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस एवं नेताओं की स्वीकार्यता, कांग्रेस एवं नेताओं की स्वीकार्यता इत्यादि भी, इत्यादि भी कांग्रेस की उपलब्धि थी, इत्यादि भी कांग्रेस की उपलब्धि थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरे पॉइंट में हमने क्या बोला, उस दौर में समाज में नेता नेतृत्व हो जाना लोग स्वीकार करने लगे हैं, किसी बंगाली को, किसी मराठी को दूसरे क्षेत्र में अध्यक्ष के तौर पर। जब हम जातीय निष्ठा, धार्मिक निष्ठा, अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया जा रहा है नेतृत्व के दौर में, यानी हम उस निष्ठा से बाहर निकल रहे हैं, हम उन वर्जनाओं को तोड़ रहे हैं और एक अखिल भारतीय चरित्र की तरफ हम, इसी की जरूरत थी, ये पहली प्राथमिकता थी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्माण की कवायद चल रही है, एक तरह से समझो, जो भारत कहते हैं ना कि हम एक हैं, तो आधुनिक दौर में ये सब निर्माण की कवायद, प्रयास चल रहा है। आज भी जब हम देखोगे, सामान्य सी बात है, आज इस पे चर्चा नहीं होती है, ठीक है भाई, किसी भी देश के हिस्से से लोकसभा में जो संसदीय दल का नेता होता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता, जो प्रधानमंत्री होते, कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, मोदी जी हो, कोई भी एक्सपेक्टर हो, बट ऐसा नहीं होता, किसी पार्टी के भीतर क्षेत्रीय निष्ठा प्रबल नहीं होती है। अक्सर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा होती है कि जब भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई उत्तर का ही क्यों बनता है, उसमें भी अक्सर चर्चा होती है कि ज़्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही क्यों होते हैं, या यूपी ही क्यों, चर्चा हो जाती है दल के भीतर, अखबारों में होती है कि नहीं होती है, होती है ना चर्चा, बट उसके बावजूद भी स्वीकार करते हैं सिस्टम को हम, है कि नहीं? जब भी मंत्रिमंडल वगैरह का गठन होता है, अभी भी देखेंगे आप, मंत्री ठीक है, योग्यता का ध्यान रखा जाता है, बट हमेशा ध्यान रखा जाता है, किसी भी सरकार हो, हर क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन मिला कि नहीं, मद्रास से कोई बना कि नहीं, केरल से कोई बना कि नहीं, इवन जाति का भी ध्यान रखा जाता है, समीकरण का, धर्म का भी ध्यान रखा जाता है, योग्यता का ध्यान रखा जाता है, बट ये भारत की सच्चाई है कि 21वीं सदी में भी हम इसको डिनाई नहीं कर पाए हैं। होता है ना ऐसा कि भाई इस जाति को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो विपक्षी क्या होता है, उसको भुनाने की कोशिश करते हैं इस जाति के प्रहार पर, ताकि वोट जो है, भाई तुमको तो मिला ही नहीं। ओपनली कोई कुछ नहीं कहता है, पर्दे के पीछे अंडर करंट इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, बट आफ्टर ऑल एक्सेप्ट, ये है अपना सिस्टम, अभी से आदत पड़ी है इसकी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं से इसका फाउंडेशन शुरू होगा। तो हमने कहा ठोस उपलब्धि नहीं है, संस्था का बनना, नेतृत्व की स्वीकार्यता। अगला पॉइंट लिखें,
राष्ट्रीय मुद्दों का निर्धारण, राष्ट्रीय मुद्दों का निर्धारण, राष्ट्रीय मुद्दों का निर्धारण, कॉमा देके लिखो, इन मुद्दों का महत्व, इन मुद्दों का महत्व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में देखा गया, प्रत्येक चरण में बना रहा या देखा गया। जैसे नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा, संवैधानिक सुधारों की मांग, संवैधानिक सुधारों की मांग, किसान एवं मजदूर से संबंधित मुद्दे एवं मजदूरों से संबंधित मुद्दे इत्यादि। तो जब गर्मदलीय चरण अभी हम आगे पढ़ेंगे कांग्रेस का, लाल बाल पाल का चरण, तब भी ये मुद्दे होंगे। बाल गंगाधर तिलक किसानों को कहेंगे कर मत दो, थोड़ा चेंज हो जाएगा, विदेशी कपड़ों को जलाओ, ठीक है, कुछ इस तरह का मूवमेंट्स होगा। संवैधानिक सुधारों की बात होगी, श्रमिकों के मुद्दे पर अब वो आंदोलन करेंगे।